आज हम बीए सेकेंड ईयर के हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र के रीतिकाल पर बात करेंगे। रीतिकाल के इतिहास पर बात करेंगे कि रीतिकाल का इतिहास क्या है, उसका नामकरण कैसे हुआ और उसकी काव्य धाराएँ क्या क्या हैं, प्रमुख कवि कौन कौन हैं, हम इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो रीति क्या है, रीति शब्द क्या है, रीति शब्द का अर्थ क्या है। रीति शब्द का अर्थ है एक तरीका, एक मान्यता, एक परंपरा, एक शैली, एक प्रणाली जिसके आधार पर काव्य रचना की जाती है। आदिकाल और भक्ति काल के बाद एक परंपरा जो चली कि देखिए कि भक्ति में भक्ति की स्थापना हो गई, धर्म की स्थापना हो गई। रीति काल तक आते आते राजनीतिक परिदृश्य बदल गया, पूरा का पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। राजाओं और नवाबों का इनका शासन था और इनके यहाँ इनकी दमित कुंठाओं को शांत करने के लिए इन्होंने अपने यहाँ राज नर्तकियाँ और राजकवि और ये रखने शुरू कर दिए थे। अब एक सीधी सी बात है कि जिसका अन्न खाएंगे हम उसी के मन की बात करेंगे। तो तत्कालीन कवियों ने भी यही किया, उन्होंने भक्ति काल से उतर कर या कुछ भक्ति के बिंदुओं को भी श्रृंगार परक काव्यधारा में ढाल दिया। राजाओं की दमित कुंठाओं को, शासकों की दमित कुंठाओं को शांत करने के लिए उन्होंने श्रृंगार परक रचनाएं रचनी प्रारंभ की, लेकिन उसका भी एक नियम था, एक प्रणाली थी। लक्षण ग्रंथों के आधार पर उस काव्य की रचना हुई और उस काव्य का कालखंड निर्धारित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। जैसा कि हम पूर्व वीडियो में बता चुके हैं कि आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। 1050 से 1375 आदिकाल, 1375 से 1700 तक मध्यकाल, 1700 से 1900 तक रीतिकाल और 1900 से वर्तमान काल आधुनिक काल। तो ये काल निर्धारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया। सेकेंड ईयर में चूंकि रीतिकाल है, हम अभी फिलहाल रीतिकाल पर आ रहे हैं, रीतिकाल की बात कर रहे हैं। तो 1700 से 1900 का समय जो रहा, ये समय रहा कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था। मुगलों के बाद अंग्रेजों के बाद फिर स्वतंत्रता संग्राम और फिर तो आधुनिक वाला प्रारंभ शुरू हो जाता है 1900 के बाद। लेकिन हम मुगलों के बाद की ही राजनीतिक जो समय रहा है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें जो रचनाएं रची गई, उसमें जो साहित्य रचा गया, वो उस समय के समाज को एकदम स्पष्ट करता है। इसलिए कहा भी गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो रीतिकाल जो है वो रहा कि रीतिकाल में जो रचनाएं रची गई वो शैली, परंपरा, प्रणाली और पद्धति के आधार पर वो रचनाएं रची गई, अर्थात लक्षण ग्रंथों के आधार पर रचनाएं लिखी। अब यह भी कहा गया है, कुछ आचार्यों ने माना है कि समासहीनता और दीर्घ समासता के रूप में रीतिकाल का जन्म हुआ। एक तर्क का बिंदु हो सकता है, अवश्य है, इसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन आचार्य कुंतक ने कहा कि रीति केवल एक मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर काव्य का सृजन होता है। सीधे सीधे शब्दों में कि हम इसको इधर उधर नहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। रीति एक केवल मार्ग है, तरीका है, एक रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर काव्य का सृजन होगा, जिस रास्ते पर चलकर कविता रची जाएगी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि रीति जो है वो रस का उपकार है, अर्थात रस ने उपकार किया है साहित्य पर। अब देखें तो आदिकाल या वीरगाथा काल में वीर रस की प्रधानता रही और रीतिकाल में आके श्रृंगार रस की प्रधानता हो। अगर श्रृंगार रस को हम बाहर कर देते हैं तो रीतिकाल नाम की सार्थकता समाप्त हो जाती है। रीतिकाल नाम की सार्थकता समाप्त हो जाती है, जो एक पर्याय के रूप में आ गया, श्रृंगार के पर्याय के रूप में रीति को माना गया, तो वो जो सार्थकता है वो समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य में रीति शब्द का प्रयोग शैली या मार्ग के विशिष्ट शब्द के रूप में लिया जाता है। और ये सही भी है कि रीति हम जनरल भी बात करते हैं
कि इस कार्य को हम इस रीति से कर लें, इस कार्य को हम इस पद्धति से कर लें, इस कार्य को हम इस तरीके से कर लें, बात एक ही है। चाहे आप किसी भी तरीके से करो, तो वो रीति शब्द यहाँ आके रूढ़ हो जाता है। आचार्य भागीरथ मिश्र ने रीति काल का तात्पर्य लक्षण और सिद्धांतों के आधार पर रचे गए ग्रंथों को रीति काल के अंतर्गत रचे गए ग्रंथ माना है। अर्थात सिद्धांत और लक्षण, इन दोनों के आधार पर जो साहित्य रचा गया वही रीतिकालीन साहित्य। इससे बाहर जो है उसको हम रीतिकालीन साहित्य नहीं मानते हैं। हिंदी साहित्य में रीति काल इसी प्रकार के ग्रंथों की बहुलता स्वीकार करता है, जिसमें न केवल रीति को काव्य की आत्मा माना गया है, अपितु काव्य लक्षण प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया गया है। केवल रीति को आत्मा नहीं माना, साथ ही उसको काव्य लक्षण ग्रंथों के रूप में भी स्वीकार किया। हम लक्षण से कह सकते हैं कि वह काव्य जिसमें अलंकार, गुण, ध्वनि, वक्रोक्ति, नायिका भेद, ऋतु वर्णन आदि 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 समस्त तत्व पाए जाते हैं, वह रीतिकालीन साहित्य है। वही रीतिकालीन साहित्य की परिभाषा में आता है। अब प्रश्न पैदा होता है रीतिकाल के नामकरण का। रीतिकाल स्पष्ट हो गया कि रीतिकाल क्या है, कि रीति शब्द क्या है, काल भी छोड़िए, रीति शब्द क्या है वो हमारा स्पष्ट हो गया। अब हम बात करते हैं नामकरण की, कि नामकरण कैसे हुआ। जैसे आदिकाल और वीरगाथा काल नाम में काफ़ी मतभेद रहा, फिर जाके एक जगह आकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक मत हुए और दोनों नाम प्रचलित हुए। आदिकाल भी है और वीरगाथा काल भी, दोनों नाम प्रचलित हुए। ये अलग बात है कि आदिकाल को अधिक प्रधानता मिलती है, यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत ज़्यादा स्वीकार किया गया। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति शब्द का, रीति का जो नामकरण रहा, रीति काल का नामकरण रहा, रीति काल क्यों, तो सबसे पहले तो वही है कि इसमें रीति ग्रंथों की बाहुलता रही है इस समय में, और रीति ग्रंथों की बाहुलता के कारण इसका नाम रीति काल रखा गया है। मिश्र बंधुओं ने इसे कहा है कि साहब ये जो है कला काल, अलंकार काल रहा है, इसमें अलंकारों की प्रधानता रही, इसलिए इस काल का नाम अलंकार काल रख लिया जाए, जो बहुत अधिक प्रचलित नहीं हुआ। डॉक्टर रसाल कहते हैं कि क्योंकि इस काल में कलात्मक साहित्य का सृजन हुआ है, साहित्य में कलात्मकता है, श्रृंगार है, अलंकार है, समास का विभिन्न बहुत सारे प्रयोग इसमें हुए हैं, तो इसको कला काल कहा जाए, लेकिन यह बहुत अधिक प्रचलित नहीं हुआ, इसे मान्यता प्राप्त नहीं हुई। आगे चलकर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने एक नाम निकाला और वो नाम था श्रृंगार काल। उनके तर्क भी बहुत ठोस थे और बहुत अच्छे तर्क थे। उनका तर्क था कि देखिए इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही, इसको नहीं नकारा जा सकता। श्रृंगार प्रधान साहित्य है, श्रृंगार रस प्रधान साहित्य है, और श्रृंगार रस प्रधान साहित्य तो फिर क्यों नहीं उसी के नाम से इस काल का नामकरण कर दिया जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे मान्यता प्रदान की। उन्होंने कहा कि आचार्य मिश्र का जो सुझाव है, आचार्य मिश्र का जो मत है, वो श्रेष्ठ मत है, लिहाजा रीति काल के साथ साथ श्रृंगार काल नाम भी मान्य हो गया। आज जब हम अपने विद्यार्थियों से बात करते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, बताते हैं, तो या प्रश्न पत्र में जब प्रश्न आता है तो रीति काल के नाम से भी आता है, श्रृंगार काल के नाम से भी आता है, और हम दोनों का अर्थ एक ही जगह एक जैसा लेते हैं। रीति का जहाँ शब्द आता है, जहाँ हम रीति की बात करते हैं तो एकदम जहन में श्रृंगार रस आ जाता है। रीति की बात करते हैं तो जहन में हमारे बिहारी आ जाता है। रीति की बात करते हैं तो जहन में हमारे सेनापति बोधा मतीराम आ जाता है। मतलब श्रृंगार प्रधान साहित्य के सृजक रीति काल में हुए, अर्थात श्रृंगार शब्द उसके साथ जुड़ गया और रीति शब्द भी उसके साथ जुड़ गया। तो इन दोनों शब्दों को समान रूप से रीति काल के नामकरण के रूप में स्वीकार किया गया। वस्तुतः इस युग में नायिका भेद, षड्ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन, अलंकार, शब्द शक्ति आदि बहुतायत से प्रयोग हुए और इन्हीं के माध्यम से साहित्य सृजन हुआ। लिहाजा ये समस्त जो तत्व हैं श्रृंगार परक हैं, इसलिए इसका नाम श्रृंगार काल अभिहित हुआ, श्रृंगार काल स्वीकार किया गया। वास्तव में श्रृंगार और वीर ये दो रस ही काव्य के
सृजक रस माने जाते हैं। हम वीर गाथा काल की बात करते हैं तो वहाँ वीर रस प्रधान है, श्रृंगार दूसरे स्तर पर है। हम रीति काल की बात करते हैं, यहाँ श्रृंगार रस प्रधान है, वीर रस दूसरे स्तर पर है, लेकिन दोनों के समायोजन से ही साहित्य का सृजन हुआ है। इसलिए हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते और इस कारण से इस काल को रस के विचार से श्रृंगार काल नाम भी दिया जा सकता है। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी द्वारा रचित रीति काल नाम अधिक प्रचलित हुआ, श्रृंगार काल इसके साथ चला। वस्तुतः शुक्ल जी ने रीति को एक प्रकार न मानकर एक दृष्टिकोण माना है। उनका मानना है कि रीति काल नाम की सार्थकता असंदिग्ध है और एक दृष्टिकोण है ये इस नाम को लेकर, परंतु श्रृंगार काल को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये रही नामकरण की जो विशेषता थी कि इसका नामकरण किस आधार पर क्यों हुआ, किस यात्रा से जाकर इसका नामकरण स्थापित हुआ। अब हम बात करते हैं रीति काल की 3 प्रमुख धाराओं का। रीति काल क्या है, रीति काल का परिचय क्या है, रीति काल का विशेष फ्रेम क्या है। रीति काल की 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध काव्य धारा वह काव्य धारा है जिसमें एक प्रणाली, एक विशेष शैली, एक विशेष परंपरा में आबद्ध होकर लक्षण ग्रंथों के आधार पर कवियों ने जिस साहित्य का सृजन किया वह रीतिबद्ध काव्य धारा में आता है। यानी वे लक्षण ग्रंथों से अलग नहीं हो सकते, वे परंपराओं से अलग नहीं हो सकते, वे विशेष शैली से अलग नहीं हो सकते और उन्होंने उस शैली में आबद्ध होकर जो रचना की, जो साहित्य सृजन किया, वह रीतिबद्ध काव्य धारा में समाहित होता है, जिसके प्रमुख कवि रहे देव, सेनापति, मतीराम, पद्माकर आदि। इन्होंने उसी परंपरा में बंधकर साहित्य का सृजन किया। रीतिबद्ध काव्य परंपरा के कवि रहे और रीतिबद्ध काव्य परंपरा आगे बढ़ी। दूसरी धारा आती है रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा में कवियों ने कहा कि देखिए, हम लक्षण जानते हैं, हम सिद्धांत भी जानते हैं, हम सारे नियमों को भी जानते हैं, हम शैली और परंपरा को भी जानते हैं, लेकिन उससे बंधकर काव्य रचना नहीं करेंगे, स्वांतः सुखाय करेंगे। उन्होंने काव्य में श्रृंगार को प्रधानता देते हुए, सभी रसों का सहायता लेते हुए उन्होंने अपना साहित्य सृजन किया, जिसमें शांत और भक्ति रस अधिक रहा। जिसके प्रमुख कवि जो थे वो माने गए ठाकुर, घनानंद, बोधा, आलम, रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें घनानंद जी को सर्वश्रेष्ठ कवि माना। हम देखेंगे कि भक्तिकालीन परंपरा के लक्षण इसमें ज्यों के त्यों दिखाई देते हैं। भक्ति काल के नायक और नायिका राधा और कृष्ण इसमें ज्यों के त्यों आए। ये अवश्य है कि यहाँ आकर उनके साहित्य के शब्दों के मायने प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी मानसिकता के अनुसार लिए। राधा और कृष्ण भक्ति काल में जहाँ आराध्य के स्तर पर बैठे हुए थे, रीति काल में वो उस सिंहासन से खिसक कर नीचे आ गए। रीतिकालीन कवियों ने, रीति मुक्त काव्य परंपरा के कवियों ने उन्हें श्रृंगारिक नायक और नायिका के रूप में स्थापित कर दिया। ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसी परंपरा का निर्वाह करते हैं। इसके बाद आई रीतिबद्ध काव्य परंपरा, रीति सिद्ध काव्य परंपरा। रीति सिद्ध काव्य परंपरा के एकमात्र इकलौते कवि हैं बिहारी, और उनका ये कहना है कि देखिए, मैं रीति के समस्त नियमों को जानता हूँ, रीति के समस्त पायदानों को भी जानता हूँ, लेकिन मैं रीति मुक्त परंपरा के साथ जानते हुए, सिद्ध हूँ जानते हुए अपने मन से कविता करूँगा। और उनके काव्य में की विशेषता हम जानते हैं कि रीति साहित्य या रीति काल का नाम, श्रृंगार काल का नाम आते ही जहन में केवल और केवल बिहारी का नाम आता है। यानी पूरे रीति काल का एक ही प्रतिनिधि माना जाता है, जो रीति सिद्ध काव्य परंपरा का कवि है बिहारी, जिसने श्रृंगार में, रीति काल में, रीति सिद्ध परंपरा में भक्ति, नीति और रीति तीनों की धाराएं प्रवाहित की।
मेरी भव बाधा और राधा नागर सोई, जहाँ तन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। भक्ति का श्रेष्ठ पद है। राधा और कृष्ण के प्रति भक्ति की जो उन्होंने जो धारा प्रवाहित की है अनुपम है। नीति की श्रेष्ठ दोहे उन्होंने दिए हैं। और श्रृंगार का तो पर्याय बिहारी को माना जाता है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं सारे नियमों, लेकिन काव्य वह श्रेष्ठ होता है जो पाठक और श्रोता के मन में उतर जाए। और बिहारी ने इस सिद्धांत का पालन किया और उस सिद्धांत के आधार पर आज कबीर के बाद बिहारी एक ऐसे कवि हैं जिनके दोहों को एक हमारे सामान्य जन के लोग, समाज के लोग, बुजुर्ग लोग भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। विशेष रूप से भक्ति और नीति के दोहों, भक्ति और नीति के दोहों को हमारे सामाजिक लोग भी उदाहरण के रूप में देते हैं। जैसे कबीर की साखियों का उदाहरण हम लोग देते हैं बातचीत में, सामान्य बातचीत में। तो बिहारी उस स्तर के कवि जाकर बनते हैं। तो ये तीन धाराएं रीतिकाल की प्रवाहित हुई और इन तीनों धाराओं में जो साहित्य सृजन हुआ, अनुपम साहित्य सृजन हुआ और हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में इस काल को माना जाता है। हम आगे इसकी प्रवृत्तियों पर बात करेंगे अगले वीडियो में कि आखिर इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या रही हैं, किन प्रवृत्तियों को लेकर यह काल आगे बढ़ा है। हम उस पर अगले वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार।